दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है भारतीय समकालीन कलाकारों पर आधारित ऑडियो सीरीज का चौथा अंक। और आज हम जानेंगे भारतीय कला में नव जागरण के सूत्रधार अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए सुनते हैं। 19वीं शताब्दी के आखिरी दौर में भारत की स्थिति हर स्तर पर विपन्न थी। आर्थिक रूप से तो वह विपन्न था ही, सांस्कृतिक रूप से भी औपनिवेशिकता ने उसे दरिद्र बना डाला था। ब्रिटिश आधिपत्य के इस बुरे दौर में भारतीय कला और संस्कृति की खिल्ली उड़ाई जा रही थी तथा यह माना जा रहा था कि इस देश में अपनी कोई मौलिकता है ही नहीं। रवि वर्मा की कला का सुनहरा दौर भी पीछे छूट चुका था। इन्हीं दिनों 7 अगस्त 1871 को जोड़ासांको के एक संपन्न परिवार में अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। उनका परिवार शिक्षित और सभ्य था तथा ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक था, इसलिए नए विचारों की यहाँ पर्याप्त जगह थी। अवनींद्रनाथ की प्राथमिक शिक्षा के समानांतर ही कला शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी। उनमें नैसर्गिक प्रतिभा तो थी ही, कला शिक्षा लेने के साथ विलक्षण कला सर्जक के संस्कार भी उनमें विकसित होने लगे। अवनींद्रनाथ ने 8-9 वर्ष की उम्र में ही बादल, पशु पक्षी, सरोवर और प्रकृति के ऐसे रेखांकन कर डाले जिससे लोग चमत्कृत हो गए थे। उनके पिता ने अपने बेटे की प्रतिभा को देखकर शहर के कोलाहल से दूर कला शिक्षा का प्रबंध किया, पर आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु हो गई। तब अवनींद्रनाथ की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। उन्हें इसके बाद कलकत्ता स्थित अपने घर लौटना पड़ा था। बाद में कुछ यूरोपीय शिक्षकों की व्यवस्था की गई जिनसे उन्होंने कला की विधिवत शिक्षा पाई। इसके बाद उनका दाखिला कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में कराया गया। यहीं पर उन्होंने अपने देश तथा उसके मूल्यों का ज्ञान हुआ। इसके बाद वे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स गए, जहां उन्होंने सिग्न्योर गिल्हार्डी के निर्देशन में कला के गुर सीखे। बाद में उन्होंने योकोहामा, ताइक्वान और हिसिदा जैसे जापानी कला मर्मज्ञों से जापानी तकनीक सीखी थी। कला की नैसर्गिक प्रतिभा तो उनमें थी ही, शिक्षा लेकर वे समर्थ भी हो गए, पर कला को व्यावसायिक रूप से स्वीकार कर उसमें काम करने की कोई मंशा उनकी नहीं थी। उनकी कला को सबसे पहले रविंद्रनाथ ने पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे इस क्षेत्र में बिना संकोच और दुविधा के काम करते रहें। रविंद्रनाथ के बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ ठाकुर के संपादन में उन दिनों एक महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती थी, भारतीय बालक। इसी पत्रिका में अवनींद्रनाथ के आरंभिक चित्र प्रकाशित हुए थे। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य सिग्न्योर गिल्हार्डी के निर्देशन में अवनींद्रनाथ को कला की बारीकी की समझ आ गई थी। इटली के इस कला आचार्य की तब बड़ी प्रतिष्ठा थी। रविंद्रनाथ, द्विजेंद्रनाथ और परिवार के अन्य शुभ चिंतकों की प्रेरणा और आग्रह से 19 वर्ष की छोटी उम्र में अवनींद्रनाथ ने चित्रकारी का कार्य आरंभ किया। उनके शुरुआती कामों में अभिसारिका महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, जिसकी रचना उन्होंने 1892 में की थी। कालिदास के ऋतु संहार से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ ने इस कृति को बनाया था। ज्ञातव्य है कि इस कलाकार की शिक्षा संस्कृत कॉलेज में हुई थी, इसलिए संस्कृत के क्लासिकल साहित्य की गहरी समझ और उसका प्रभाव कलाकार अवनींद्रनाथ पर बचपन से ही था। 1893 से 95 तक चार्ल्स एल पामर की चित्रकला में व्यक्ति चित्रण की तकनीक सीखने के बाद उन्होंने द्वारकानाथ ठाकुर तथा रविंद्रनाथ ठाकुर के व्यक्ति चित्र बनाए थे। ये व्यक्ति चित्र रवि वर्मा के कामों से बेहद प्रभावित थे। 1901 से अवनींद्रनाथ ने तैल रंगों में काम करना शुरू किया। इस माध्यम में उनके द्वारा बनाई गई कृतियों का प्रकाशन तत्कालीन बांग्ला पत्रिका साधना में हुआ था। उन्हीं दिनों अवनींद्रनाथ ने चंडीदास के पदों पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई तथा कृष्ण लीला की चित्रमाला पूरी की। इन चित्रों पर राजपूत कलम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है।
यह वह समय है जब अवनींद्र नाथ भीतर से बहुत विचलित रहा करते थे। उनके विचलन का कारण यह था कि वे कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं के शब्दों में, मैं बहुत व्याकुल हो उठा। मेरे हृदय में एक प्रकार की चाह और इच्छा उठ रही थी। मैं उसका अनुभव तो किया करता, पर उसे व्यक्त नहीं कर पाता था। ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्राचार्य और कलाविद ईवी हैवेल के संपर्क में आने के बाद अवनीनाथ की कला सृजन में गुणात्मक परिवर्तन आया। हैवेल ने उन्हें राजपूत, मुगल और फारसी होली से सर्वथा पहली बार परिचित कराया। हैवेल ने उन्हें इन शैलियों से एक नई समन्वित शैली के विकास की प्रेरणा दी। इस प्रेरणा का ही असर था कि अवनींद्र नाथ ने 1895 से 1905 के मध्य राजपूत शैली की तकनीकी शिक्षा राम प्रसाद नामक एक कलाकार से ली। कृष्ण लीला की चित्र श्रृंखला में राजपूत शैली के स्पष्ट प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके बाद अवनींद्र नाथ ने मुगल और फारसी कला की तकनीक भी सीखी और हैवेल की सलाह के मुताबिक एक समन्वित कला शैली विकसित करने की चेष्टा की। उनके बाद के विख्यात कामों में मेघदूत पर आधारित ग्रीस, बसंत, पथिक, शाहजहां के अंतिम दिन, उमर खयाम चित्र श्रृंखला पर इस समन्वित शैली का प्रभाव स्पष्ट है। इस शैली पर अवनींद्र नाथ ने कृष्ण को पत्र लिखती रुक्मणी, बुद्ध सुजाता, दिवाली, गगन बिहारी गंधर्व, कच्छ देवयानी तथा राधा कृष्ण आदि कृतियों की रचना की, जो बहुत लोकप्रिय हुई। इन कृतियों में अधिकतर की रचना अवनींद्र नाथ ने तैल और टेम्परा में की थी। बाद के दिनों में यात्राओं के दौरान दृश्य चित्रण वे जल रंग में करने लगे। मुंगेर की यात्रा को उन्होंने जल रंगों के प्रयोग से ही अविस्मरणीय बनाया और यात्रा के दौरान आए प्राकृतिक दृश्यों की जीवंत छवि उकेरी। जल रंग के प्रयोग से बनने वाली कृतियों को देखकर वे स्वयं रोमांचित हो उठते थे। यह उनके लिए नया तो था, पर उन्हें अपनी प्रकृति के अधिक अनुकूल लगा। इन्हीं दिनों ऐसा संयोग बना कि याकोहामा तैक्वान और हिसिदा जैसे विख्यात जापानी चित्रकारों का भारत आगमन हुआ। यह बात 1901 और 1902 की है। दोनों चित्रकार अवनींद्र नाथ के घर पर ठहरे और इन्हीं चित्रकारों ने अवनींद्र नाथ को जापानी वॉश तकनीक से परिचय कराया। वॉश टेक्निक, जिसे अपने यहाँ प्रक्षालन विधि कहा जाता है, विशुद्ध जापानी पद्धति है जिससे चित्र को नवीन दृश्यता दी जाती है। अवनींद्र नाथ ने यही पद्धति सीखी और जल रंग तथा टेम्परा के संयोग से वॉश तकनीक को अपनी निजी कार्य पद्धति बना डाला। इस तकनीक को सीखने के बाद उन्होंने भारत माता, तिस्रक्षिता, यात्रा का अंत, उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित चित्र श्रृंखला और रविन्द्रनाथ के नाटक चित्रांगदा के लिए अनेक रेखांकन बनाए, जो बहुत सराहे गए और उनमें ऐसी कई कृतियां हैं जो इस कलाकार की अमरता का प्रतीक हैं। मालूम हो कि 1903 में ईवी हैवेल ने कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कॉलेज के भारतीय चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग विभाग खोलने का निर्णय लिया था और उस विभाग का दायित्व अवनींद्र नाथ टैगोर को सौंपा था। अवनींद्र नाथ जिस बेचैनी को लगातार महसूस कर रहे थे और कुछ नया रच पाने की जुगत में थे, वह इच्छा इसी विभाग में काम करते पूरी हो गई थी। एक लाभ यह भी था कि भारतीय कला के प्रोत्साहन के लिए शासन का संरक्षण भी मिल गया था। कुछ वर्षों बाद यानी 1910 में जब लेडी हेरिंगम भारत आई, तो उन्होंने अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृति कराने की इच्छा व्यक्त की थी। तब अवनींद्र नाथ के निर्देशन में नए विभाग में उनके कई योग्य शिष्य आ जुड़े थे, जिनमें नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार आदि थे। अवनींद्र नाथ के शिष्यों ने अजंता की अनुकृतियां की और तब उन्हें अजंता की भव्य कला के भी दर्शन हो गए। इस तरह अजंता राजपूत, मुगल, फारसी, जापानी, यूरोपीय तथा स्थानीय कला शैलियों के समन्वय से एक नूतन कला शैली प्रकाश में आई, जो बंगाल चित्र शैली कहलाई। इसे लेकर चाहे जितना विवाद हो, पर यह सच है
कि इस शैली ने ही अवसादग्रस्त भारतीय कला को सहारा दिया और एक तरह से भारतीय कला में नवजागरण का दौर शुरू हुआ। रंगों की सुकुमारता, रेखाओं से आच्छादित परिवेश, भारतीय अस्मिता से संबंधित विषयों का चयन और एक प्रकार से अपनी जातीय गौरव की खोज करने वाली यह कला सचमुच पराधीन भारत में कला की क्रांति ही थी, जिसके प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। विनोद बिहारी मुखर्जी ने लिखा है, अवनींद्रनाथ चित्रकला की किसी परंपरा के संस्थापक नहीं बल्कि एक नई शैली के सर्जक थे। उन्होंने पूरब और पश्चिम की तकनीकों का समन्वय किया और उससे कला की एक नई शैली का विकास किया। पश्चिमी तकनीक की विशेषताओं को बिना जांचे परखे अपनी कला में समन्वित कर लेने की समस्या आधुनिक चित्रकारों के लिए एक गंभीर समस्या रही है। अवनींद्रनाथ ने जिस सफलता के साथ इस समस्या का समाधान किया, वह संभवतः आधुनिक कला के इतिहास में अनूठा है। अवनींद्रनाथ की कला शैली समन्वित शैली है, जिसमें भारतीय कला पद्धतियों के साथ साथ जापानी और पाश्चात्य पद्धतियों का इस्तेमाल है। लेकिन यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विभिन्न शैलियों से प्रभाव ग्रहण करने के बावजूद इस कलाकार की शैली निजी बनकर उभरी, जो प्रकारांतर से बंगाल की चित्र शैली बन गई। चाहे रेखाओं की लयात्मकता हो, चाहे रंगों में मृदुलता हो, चाहे अलंकरण मुक्तता हो या चाहे जीवंत दृश्यात्मकता हो, शैली सर्वथा यथार्थवादी होते हुए भी शुद्ध गद्यात्मक और रचनात्मक रूप से कल्पनाशील है, जो जाहिर है किसी प्रभाव की उपज न होकर अपनी व्यक्तिगतता ही प्रदर्शित करती है। यह तकनीक भी उसी तरह से जातीय बनकर आई जिस तरह से पश्चिमी पद्धतियों और विचारों से गहरे संपर्क के बावजूद उनमें भारतीय मूल्यों को लेकर एक बेचैनी लगातार देखी जा रही थी। रंगों के प्रयोग में भी वे विलक्षण कलाकार थे, जिनकी चित्र भाषा की अद्वितीयता अपूर्व प्रभाव छोड़ती है। चाहे तैल रंग हो या जल रंग या टेम्परा विधि में काम हो या वास तकनीक का प्रयोग, सर्वत्र रंगीय संतुलन और निपुणता का प्रदर्शन शायद ही कोई दूसरा कलाकार कर सकता है, जैसा अवनींद्रनाथ ने किया। इस कलाकार ने पेस्टल, क्रेयॉन्स, रंगीन पेंसिल और स्याही से भी कृतियों का सृजन किया। इतना ही नहीं, अवनींद्रनाथ ने एचिंग विधि से भी कुछ कृतियों की रचना की, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय परंपराओं, मिथकों, आख्यानों के साथ साथ प्रकृति के दृश्यों और भारतीय सामाजिक जीवन को अपने चित्रों का विषय बनाने वाले अवनींद्रनाथ की कृतियों की संख्या बहुत है, जिनमें उल्लेखनीय कृतियां भी इतनी हैं कि उनका नाम गिना पाना कठिन है। उनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार हैं, जैसे चंद्र ज्योत्सना, पतझड़, संथाल महिला, बसंत का संदेश, राधिका, प्रभात और संध्या, पच्युत सहनसा, ताजमहल का स्वप्न, नारी पूजा, लुटेरा, तारा लिए हुए नटी, भोर का पक्षी, वर्षा ऋतु का आगमन, भारत माता आदि। यह वे कृतियां हैं जो विभिन्न माध्यमों में बनाई गई हैं, पर इनमें अवनींद्रनाथ की निजता व्यक्त हुई है। रंगों की दक्षता के साथ आकृतियों के संयोजन की बारीकी और उनकी सम्मोहक लयकारी दिल को छू लेती है। कुछ कृतियां तो जीवन के गहरे रहस्य और दर्शन को व्यक्त करती हैं, जैसे यात्रा का अंत। इसी तरह भारत माता बंकिम चंद्र के वंदे मातरम पर आधारित है, जिसमें भारत माता को ज्ञान और कृषि की देवी की तरह दिखाया गया है। एक हाथ में गेहूं की बाली और दूसरे में पुस्तक धारण करती यह आकृति अवनींद्रनाथ की प्रखर राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। ऐसे अनेक चित्र इन कलाकार के हैं जिनमें गहरी सांस्कृतिकता और भारतीयता है। कहना ना होगा कि उनके योग्य शिष्यों ने इसी परंपरा का विकास किया। अवनींद्रनाथ की कृतियों की इन्हीं विशिष्टताओं पर मुग्ध होते हुए प्रसिद्ध कलाकार निकोलस रोरिक ने लिखा था, अवनींद्रनाथ की कृतियों में भारतीय संवेगों और भावनाओं का सुसंस्कृत रूप उभर कर आया है। उनकी कल्पना की सच्ची लय और काव्यात्मक प्रतीकों का मनोरम प्राचुर्य है। उनके चित्र में शिष्टता के प्रति यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि हम उनके हृदय के गीत हैं। इस मूर्धन्य कलाकार के महत्व और इसकी भूमिका को लेकर तरह तरह की धारणाएं व्यक्त होती रही हैं, लेकिन यह सब स्वीकार करते हैं कि उनके
अभ्युदय ने भारतीय कला को एक नया अर्थ दिया और हमारे कलाकारों ने भारतीयता के आदर्श को समझने की चेष्टा की। 1942 में विश्व भारती पत्रिका के एक अंक में प्रसिद्ध समीक्षक मार्क्वेस जेंटलैंड ने लिखा था कि अवनींद्र नाथ की चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज पूरे यूरोप और अमेरिका में की जा रही है। वे भारत में एक ऐसे कला आंदोलन के जन्मदाता हैं जो कला के क्षेत्र में अनुकरण का विरोधी है और देसी कला के सर्वोत्तम प्रयोग का समर्थक। एक कलाकार के साथ साथ एक महान कला गुरु के रूप में भी वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, चितेंद्र मोहन मजूमदार और सुरेंद्र नाथ गांगुली, के वेंकटप्पा, सौ उम्मा, शैलेंद्र नाथ डे, ईश्वरी प्रसाद, देवी प्रसाद राय चौधरी आदि उनके योग्य शिष्यों ने उनकी परंपरा को विकसित करने के साथ साथ अपनी निजी क्षमताओं से अपूर्व ख्याति पाई। कला गुरु के रूप में अवनींद्र नाथ की उदारता, सहृदयता और वात्सल्यता को उनके प्रायः सभी शिष्यों ने भरे मन से याद किया है और रेखांकित किया है कि उन जैसा उदार गुरु हमेशा नहीं मिलता। कला आचार्य के साथ साथ अवनींद्र नाथ एक योग्य लेखक भी थे। अगर वे साहित्यिक न होते तो शायद ही इतने बड़े कलाकार भी हो पाते। विषयों के चयन, चारित्रिक संवेदनाओं की समझ और मनोभावों के अंकन में साहित्यिक समझ ने उन्हें एक पारखी कलाकार बनाया। एक चित्रकार, कला गुरु के साथ साथ अवनींद्र नाथ अपने समय के अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अनेक विधाओं में लिखा। कहानी, संस्मरण, निबंध और नाटक उनकी प्रिय विधाएं थी। कला पर भी वे निरंतर लिखा करते थे। शकुंतला, भारत शिल्प और बागेश्वरी शिल्प प्रबंध माला, आपन कथा, धरोया, राजकहिनी, रंग बैरंग, षडांग कलात्मक, शरीर विच्छेद, भारतीय कला व्यवस्था की उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। लेखन के साथ साथ वे वक्ता के भी धनी थे और धारा प्रवाह व्याख्यान दिया करते थे। अवनींद्र नाथ ने लोक कला को भी संरक्षित करने का कार्य किया और एक पुस्तक अल्पना नामक प्रकाशित की थी। अवनींद्र नाथ को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मान मिले और दुनिया भर में उनकी कृतियों का संग्रह किया गया। ऐसे महानतम कलाकार की अंतिम अवस्था विपत्ति में गुजरी। आर्थिक तंगी के कारण जोड़ा सांकों तथा कलकत्ता के मकानों को बेचना पड़ा। उन्हें अपने सामने ही बहुमूल्य कृतियों को संरक्षण के अभाव में नष्ट होते देखना पड़ा। पहले पत्नी और बाद में बेटी के असामयिक निधन ने उनको पूरी तरह से तोड़ दिया था। अंतिम समय में हाथ कांपने और ठीक से दिखाई न दे पाने के कारण उनका काम करना भी बंद हो गया था। इस तरह लगभग 50 वर्षों की निरंतर कला साधना के बाद इस कलाकार ने 15 दिसंबर 1951 में अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। इस युगांतकारी कलाकार के निधन से पैदा हुआ शून्य आज तक नहीं भरा जा सका है, पर भारतीय परंपरा और अपनी जड़ों को खोज का सिलसिला अबाध गति से जारी है। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार।